सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, भारत ने कश्मीर से सफरी पाबंदी हटाने का हुक्म दे दिया। बहुत देर कर दी जालिम आते आते। अभी तो शुरुआत है, अभी तो आपको कश्मीरियों के हक के खुदरादियत के बारे में भी फैसला करना होगा और देना होगा ये हक कश्मीरियों को। एक और बात, आपका ढोंग और मकरू चेहरा अमेरिका के सेनेटर्स के जरिए भी सामने आ गया, जब अमेरिकी सेनेटर्स को मकबूजा कश्मीर में जाने की इजाजत नहीं दी क्योंकि आपका पोल खुल जाता कि आप किस तरह निहत्ते कश्मीरियों को जुल्म और सितम का निशाना बना रहे हैं। और वही सेनेटर्स जब आज़ाद कश्मीर गए तो उन्होंने बेहद खुशी का इजहार किया और मुतमईन हो गए। आपकी चाल कामयाब हुई नहीं मोदी जी, पोल तो आपका मुकम्मल खुल चुका और एक और पोल अपना खुला आपका बरतानवी रिपोर्ट में। आपने पढ़ी होगी, शर्म तो आई नहीं होगी। और वैसे भी अंग्रेजी कहाँ आती है, तो ज़रा उर्दू तर्जुमा देखिए। और यूट्यूब पे हमारा प्रोग्राम बड़ा गौर से देखा जाता है इंडिया में। उर्दू तर्जुमा सुनाती हूँ आपको रिपोर्ट का। शिद्दत पसंदी के खिलाफ बरतानवी हुकूमत की जो कमीशन की रिपोर्ट है वो जारी कर दी गई है। अच्छा जी, रिपोर्ट क्या कहती है? भारत के अंदर खालिस्तान तहरीक के पीछे पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। सिख भारतीय पॉलिसी से नाराज हैं, नाला हैं। भारत ने खालिस्तान तहरीक को दहशतगर्द करार दिया, जिस पर सिख नाराज हुए। बरतानिया में मुकीम हिंदुओं और सिखों के दरमियान भी तनाव मौजूद है। और इसके अलावा जो ओवरसीज सिख कम्युनिटी है वो अपनी शनाख्त से मुतालिक ज़्यादा हसास हैं। सिख कम्युनिटी खालिस्तान तहरीक के हवाले से सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और गोल्डन टेम्पल हमले के बाद से खालिस्तान के मुतालबे में शिद्दत भी आई है। भारतीय हुकूमत और मीडिया का रवैया भी सिख अलहदगी पसंदी को हवा दे रहा है। तो लिहाजा ये मुंह तोड़ जवाब है नरेंद्र मोदी को, भारत को, जो कि हर बात के ताने बाने बगैर सोचे समझे इल्ज़ाम और बहतान का सिलसिला शुरू कर देते पाकिस्तान की जानिब। मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और बहुत ही प्यारे मेहमान, अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा। जनरल साहब वार्म वेलकम इन दी प्रोग्राम। सदाकत अली बासी साहब कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे, अभी से उनका वार्म वेलकम। और इसके साथ साथ मनप्रीत सिंह हमारे साथ मौजूद होंगे, तर्जुमान है वर्ल्ड सिख पार्लियामेंट के। तो मनप्रीत सिंह साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं जनरल अमजद शोएब साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि रिपोर्ट तो पढ़ी होगी, जाहिरी बात है, और हमने भी पढ़ के सुना दी, लेकिन शर्म इनको नहीं आएगी। जनरल साहब, कैसे देखते हैं आप इस रिपोर्ट को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, भारत की जितनी भी सियासत है, ख़ास तौर पे मोदी के आने के बाद, वो न सिर्फ झूठ पे मबनी है बल्कि अपने ही अवाम को धोखा देने के ऊपर मबनी है। तमाम वो चीज़ें जो झूठ बोल के अपने अवाम की आंखों में धूल झोंकी जा सकती है, ये करते हैं। नतीजा ये कि इनके अवाम जो हैं वो ये समझते हैं कि जो कुछ इनको बताया जा रहा है वो दुरुस्त है। फिर मीडिया को भी ख़रीदा हुआ है, वो उनके साथ है। हकीकत ये है कि जो सिखों के साथ इन्होंने जो कुछ किया हिंदुओं ने वहाँ पे, उसके बाद क्या पाकिस्तान को ज़रूरत थी कुछ कहने की या करने की? आपने उनके सबसे मुक़द्दस मकाम पे टैंक चढ़ा दिए। गोल्डन टेम्पल पे जो कुछ इन्होंने किया, उसके बाद इन्होंने दिल्ली में तकरीबन 2-3 हज़ार सिख मार दिए, कत्ल कर दिए। किसी ने अगर इंदिरा गांधी को मारा या कहीं, तो वो किसी का इंडिविजुअल काम हो सकता था, इंडिविजुअल उसकी सोच हो सकती थी, लेकिन उसके रिएक्शन में आप औरतें, बच्चे, बूढ़े सारे कत्ल करने शुरू कर दें, तो फिर उसका रिजल्ट क्या होगा? क्या उनके दिलों में आप में हिंदू के लिए मोहब्बत रह जाएगी पीछे? वो ये कि ये बेचारे अपने घर बार छोड़ के, अक्सर ख़ानदान इंडिया के इंसाफ से मायूस हो के, क्योंकि वहाँ सिर्फ हिंदू को इंसाफ मिल सकता और किसी को नहीं मिल सकता था, तो ये लोग बेचारे कनाडा और मुख्तलिफ मुल्कों में शिफ्ट कर गए। अब वो वहाँ पे बैठ के ये सोचते हैं कि दिन ब दिन भारत में हालात ऐसे होते जा रहे हैं कि वहाँ पे तमाम अक़लियतों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में हैं, अक़लियतों के कामकाज ख़तरे में हैं, अक़लियतों की इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ कोई नहीं वहाँ पे। तो इन हालात में क्या उनके लिए बेहतर होगा कि वो जाके भारत में ही ज़िंदगी गुजारें? इससे बेहतर नहीं है कि वो अपना अलग वतन बना लें। ये तहरीक जो बुनियादी तौर पे नज़र आती है, उसके पीछे एक बैकग्राउंड है।
वो इंडिया कभी नहीं खुले देगा। और हर चीज़ जो उनके यहाँ कोई गलत होगी, जिससे कोई मसला आएगा, उसमें वो पाकिस्तान को मुलव्वस करने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ यह है कि पाकिस्तान के हुक्मरान भी इस पे बहुत एक्टिवली अपना दिफा नहीं करते, भारत का झूठ खोलने की कोशिश नहीं करते। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि बरतानिया से रिपोर्ट आई है, वरना यहाँ पे जिस दलेरी से भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी के इल्ज़ाम लगाता रहा है, क्या हमारे हुक्मरानों की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो दुनिया को बताते कि हम नहीं कर रहे और ये भारत अपने मफादात की खातिर अपने लोगों को मारता और ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है। हमारे पास कुलभूषण था, हमारे पास सबूत थे, लेकिन हमने नाम नहीं लिया। अगर हम दहशतगर्दी कराते भारत में तो 70,000 लोग जो इधर मारे गए वो उधर मारे जाते, लेकिन वो नहीं हुआ। तो ये वो चीज़ है कि ये इसी तरह झूठ बोल के इल्ज़ाम तराशी पाकिस्तान पे करते हैं। लेकिन मैं बड़ा खुश हूँ कि ये पाकिस्तान से नहीं, ये इंग्लैंड से रिपोर्ट, बरतानिया से रिपोर्ट आई है, जिसमें वाज़ेह हो गया कि भारत झूठ बोलता है, झूठ इल्ज़ाम लगाता है। लेकिन इसके बावजूद, इसके साथ साथ एक चीज़ मैं वाज़ेह कर दूँ कि जो हमारे सिख भाई हैं, जिनके ऊपर जुल्म बहुत हुआ, जिनकी जानें ली और उनके बूढ़े बच्चों को इन्होंने ताराज किया, मैं समझता हूं कि हर पाकिस्तानी के दिल में उनके लिए मोहब्बत और हमदर्दी मौजूद है। सो भारत इस चीज़ को नहीं निकाल सकता जो दिल में मौजूद है। साजिश में हम नहीं हैं, लेकिन हमारे दिल में वो जो उनके लिए हमदर्दियां मौजूद हैं और दुआएं मौजूद हैं कि अल्लाह उनकी सुने और उनको उनके भारत के जुल्म से महफूज रखे, वो चीज़ें आप इनकार नहीं कर सकते। वो उसमें मैं भी शामिल हूँ और मैं दुआगो हूँ अपने सिख भाइयों के लिए कि अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात आसान करे और उनको इन जालिम हिंदुओं से निजात दे। ठीक है जी, मनप्रीत सिंह साहब आपने भी हमें ज्वाइन किया जी। अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल जी, आपका वार्म वेलकम हमारे प्रोग्राम में। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कैसे देखते हैं आप ये जो बरतानवी रिपोर्ट आई है। वालेकुम अस्सलाम। बरतानवी रिपोर्ट आई है जी मनप्रीत सिंह साहब, कैसे आप इसको देखते हैं? और इसके साथ साथ ये बताइएगा ये हिंदुओं की क्या सोच है, शिदत पसंदी इनकी सोच में इतनी ज्यादा क्यों है? आपको आज तक क्या समझ है, क्योंकि आप तर्जुमान है वर्ल्ड सिख पार्लियामेंट के, आपकी बड़ी गहरी नजर होगी, आपने बहुत पढ़ा होगा। आखिर इसका बैकग्राउंड आपको क्या समझ आता है? क्यों इतनी जालिम फितरत है इनकी और क्यों ये माइनॉरिटीज पर इतना जुल्म कर रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने आपने हमें लाइन पे लिया, और साथ ही साथ में जो जनरल साहब ने जो बहुत दिल की गहराइयों से जो बातें की हैं उनके लिए उनका शुक्रगुजार हूं, और आपकी सारी आवाम और सारी ऑडियंस को भी मैं सलाम करता हूं। जो आपने अभी ये पूरी रिपोर्ट की बात की है, बात ऐसा है कि ये जो दर्द है ये सिखों के दिलों में पिछले 35 से 40 साल से ये पनप रहा है। ये दर्द ऐसा नहीं है कि हम कोई साजिश करने के लिए मुल्क बनाना चाहते हैं या कोई बदला लेना है किसी कौम से। सिख जो है बदला नहीं लेता, वो सजा देता है। आज तक जो सिखों ने अगर कोई भी एक्टिविटीज की हैं वो अपने सेल्फ डिफेंस में की हैं, और जो दोषी बंदा था उसको सजा दी। हमारी एक लाइन बिल्कुल क्लियर है, सिखों का अपना राज पहले रहा हुआ है जिसे अंग्रेजों ने हत्या के गलत तरीके से हिंदू मेजॉरिटी के हाथ में दे दिया। हमारा फ्यूचर हिंदू मेजॉरिटी के हाथ में दे दिया, जैसे कश्मीर का फ्यूचर हिंदू मेजॉरिटी के हाथ में दे दिया। पहली तो बात वो हमें बिल्कुल ही कतई भी वो मंजूर नहीं था। दूसरी बात, जो कत्लो गारत हुई है, अभी ये देखो, ये हमें हमेशा ही ये बोलते आए हैं कि जी जो भी यहाँ से हार्डलाइन लेता है फॉरेन से या डायस्पोरा से सिखों में से, ये बोलते हैं जी ये तो जी पाकिस्तान और इस्लामाबाद के ये तो टेररिस्ट हैं जी, ये तो ISI स्पॉन्सर्ड है। अब हमें बताए पहले, आपकी सारी आवाम सुन रही है, जर्नल साहब सुन रहे हैं, सारे सुन रहे हैं, हमारे दरबार साहब जो हमारे लिए मक्का जैसी मुकद्दस जगह है हमारे लिए सिखों के लिए, उस पे हमला किसने किया? पाकिस्तान ने किया, ISI ने किया या इंडिया ने किया? दिल्ली जो इंडिया की कैपिटल है उसमें 3 दिन में 10,000 सिख मारे गए, 15-15 दिन के बच्चे गैस के चूल्हों पे रख के मारे गए, हमारे गले में टायर रख के साड़े गए। वो किसने किया? वो ISI ने किया कि इंडिया ने किया? बातें बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। हमारे झूठे पुलिस मुकाबले किसने बनाए? हमें पॉइंट ब्लैंक पे शूट किसने किया? हमारे दरबार साहब पे हमला करके वहां से जो 13 साल के बच्चे, 12 साल से 6 से 13 साल की उम्र के जो बच्चे, उनको पोटेंशियल टेररिस्ट करके जेल में डाला गया, जो सिर्फ अपने गुरु को वहां नतमस्तक होने आए थे। ये किसने किया? बात बिल्कुल साफ है कि इंडिया का जो पाप का घड़ा है वो भर चुका है। जो इंडिया ने सिखों के साथ किया है, मुसलमानों के साथ किया और हर तमाम माइनॉरिटीज के साथ, दलितों के साथ किया है,
उसका हिसाब हिंदुस्तान को आज नहीं तो कल वो देना पड़ेगा। अब आज जब ये जो रिपोर्ट आई है, इसमें आप देखें कि ये कोई बायस रिपोर्ट नहीं है, इसमें ना पाकिस्तान का हाथ है, ना ही सिखों का हाथ है, ना ही मुसलमानों का हाथ है, ना ही कोई एंटी इंडिया ग्रुप का हाथ है। ये एक इंडिविजुअल एडवाइजर की रिपोर्ट है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैंने ये रिपोर्ट अभी तक पढ़ी नहीं है, क्योंकि ये आम ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, पर हाँ इससे रिगार्डिंग जो बयान आए हैं उसमें जो इस रिपोर्ट ने कहा है, काफी बातें वो बिल्कुल सच हैं और क्रिस्टल क्लियर हैं। हमारे पास सिख कौम के पास आज भी इंडिया जीडीपी कैपिटल में सिख कौम जो है नंबर 1 टैक्स पेयर है। हमारे पास हमें किसी पैसे की मोहताजगी नहीं चाहिए अपने दर्द का एहसास लेने के लिए और अपने दर्द के लिए जो हम करना चाहते हैं वो करने के लिए। हमारा एक आजाद मुल्क था, हम एक आजाद मुल्क लेकर रहेंगे। और इसमें हम कश्मीरी भाइयों के साथ भी जो बेइंसाफी हो रही है, जो दलित भाइयों के साथ बेइंसाफी हो रही है, और ये सालों से चली आ रही है, जवाब आज हिंदुस्तान को अच्छा यूके में भी ना मनप्रीत सिंह साहब, यूके में भी आप लोगों ने रैली निकाली कश्मीरी बहन भाइयों को सपोर्ट करने के लिए, जरा उसके बारे में भी मैं जानना चाहूंगी, उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जो खून की नदियां बहाई जा रही हैं, कश्मीरियों से उनकी बिनाई छीनी जा रही है, और अब जो जुल्म की इंतहा कर दी गई आर्टिकल के हवाले से, एक गैर जमहूरी और गैर पार्लिमानी इकदाम पार्लियामेंट में उठाया गया, कैसे देखते हैं? देखो, जो इंडिया ने किया है वो एक तरह से जो यूनिलैटरली उसने ये सारा क्लैंप डाउन किया है कश्मीर के लोगों पे। मैं ये बात बता रहा हूँ कि पंजाब एक ऐसा वाहिद स्टेट है इंडिया में जिसने इस बात का विरोध किया। और मैं आपको ये भी बात बताना चाहता हूँ, मैं मुजाहरे पर भी आता हूँ, पर मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। 15-20 लड़कियां जो हैं वो दिल्ली के शहर में फंसी हुई थी, कश्मीरियों की लड़कियां। उन्होंने सिख भाइयों को बोला भी हमें किसी पर एतबार नहीं है, आप हमें महफूज हमारे घर पहुंचा कर आए। लाखों रुपया इकट्ठा करके सिख भाइयों ने बिल्कुल खबर पड़ी थी हमने, बिल्कुल उनको महफूज उनके घर पहुंचाया। और मैं आपको आपके टीवी के हवाले से आपकी आवाम को एक बात कहना चाहता हूँ, ये कोई एहसान नहीं है। कश्मीरी बहनें हमारी बहनें हैं, इनकी इज्जत की हिफाजत भी हम करेंगे। और हम हमारे जो कश्मीरी भाइयों के साथ जो तशद्दुद हो रहा है, चाहे वो इंडिया हो, इंडिया में भी आपने देखा मुजाहरे सिख कौम ने एक वाहिद कौम है जिसने किए कश्मीरियों के हक में। और यहाँ पे मैं आपको यूके के मैं जो मुजाहरे की आपको एक बात बता दूं, 15 अगस्त को यहाँ पे हजारों की तादाद में कश्मीरी और सिख भाई मौजूद थे। और आप हैरान होंगे कि जब कश्मीर की आजादी का नारा लगता था तो वो सिख भाई लगाते थे, और जब खालिस्तान की आजादी का नारा लगता था वो मुसलमान भाई लगाते थे। ये जो प्यार है, ये प्यार की वजह 2-3 वजह हैं। एक जो क्लियर कट वजह वो मैं आपको बता दूं कि जब एक कौम जहाँ जो एक सेटअप होता है, जब वो किसी माइनॉरिटीज को कुचलने के लिए अपना जोर ठान लेती हैं, तो माइनॉरिटीज के पास और कोई तरीका नहीं रह जाता कि वो एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला के अपनी आजादी की लड़ाई लड़ें। वर्ल्ड सिख पार्लियामेंट के कोऑर्डिनेटर होने के तरफ से हमारी एक क्लियर कट स्ट्रेटजी थी। हमने पहले भी स्टेटमेंट दी थी कि जो भी सिख लोग जो हमारे भाई हैं वो फौज में हैं, वो इस कश्मीरी तशद्दुद में हिंदुस्तान का साथ ना दें। हमारा एक क्लियर कट नैरेटिव था, आज भी हमारा नैरेटिव है। जब तक हमारे कश्मीर भाई इस तशद्दुद से मुक्त नहीं हो जाते, जब तक उन्हें मुकम्मल आज़ादी नहीं मिल जाती हिंदुस्तान से, तब तक हम उनका हर बार सपोर्ट करेंगे, इसी तरीके से करेंगे। ठीक है जी, आपका पॉइंट मैंने सुन लिया। मैं को इंटरव्यू आ रही थी, मैं सदाकत अली अब्बासी साहब को भी वेलकम करती हूँ प्रोग्राम में। थोड़ा लेट ज्वाइन किया उन्होंने। सदाकत साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अभी हमारे साथ मनप्रीत सिंह साहब मौजूद थे, वो बात कर रहे थे, बल्कि हमारे साथ मौजूद हैं, और तर्जुमान वर्ल्ड सिख पार्लियामेंट के हैं ये, और जनरल अमजद शरीफ साहब ने भी अपना मौक़िफ़ दिया। आपसे जानना चाहूँगी कि बरतानवी हुकूमत की कमीशन की जो रिपोर्ट है वो भी जारी हुई, जिसमें बाकायदा कह दिया गया कि जो खालिस्तान तहरीक जोर पकड़ी है उसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, वहाँ पे जुल्म इतना हो रहा है कि उन्होंने ये महसूस किया कि खालिस्तान की उनको ज़रूरत है, एक अलग होना चाहिए उनको। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो बरतानवी, शुक्र है बरतानवी हुकूमत की कमीशन की रिपोर्ट है, ये पाकिस्तान की रिपोर्ट नहीं है, लेकिन बेशुमार लोग ऐसे होंगे जिन्होंने तनकीद का निशाना बनाना है, और विद इन पाकिस्तान ऐसे बहुत से दुश्मन छुपे हुए हैं, तो वो अब भी इस बात पे भी नहीं माने अगर। और नरेंद्र मोदी के मुंह पे कितना जोरदार तमाचा, ये कैसे देखते हैं आप इस रिपोर्ट को? देखिए जी, बहुत शुक्रिया। मैं सरदार साहब की बात पूरी सुन रहा था। देखिए, कोई हमें इसमें कोई, मेरा ख्याल है कोई शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है कि हम, अगर कोई भी इंसान है, इंसानियत के नाम पे अगर किसी जगह पे भी किसी भी अक़लियत के साथ कोई जुल्म ज़्यादती होती है
तो वो उसके लिए आवाज़ उठाना बिल्कुल ऐन इस्लामी है और ऐन इंसानियत के बिल्कुल जो है वो मुताबिक है। हम समझते हैं कि इंडिया का एक बयानिया था और जो गांधी का था या नेहरू का था कि वो इंडिया एक ऐसी रियासत, उनका दावा था जिसमें तमाम मज़हब और तमाम अक़लियतें जिसमें आज़ादी से ज़िंदगी गुजार सक रही थी। लेकिन जो आपका ये बहुत बड़ा ट्विस्ट आया इसके मोदी के आने से, उसमें जितनी भी वहाँ पे अक़लियतें हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हैं या और जितनी माइनॉरिटीज़ हैं, उन सब के साथ वहाँ पे ज़ालमाना सलूक हो रहा है। और ये एक हिंदुत्व का एक नैरेटिव लेके चल रहे हैं जिससे वो ये समझते हैं कि जो हिंदू हैं वो कोई आला नस्ल की कोई इंसान है और बाकी जो है वो कमतर हैं। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई खालिस्तान की बात करना, कोई ये हमें ढके छुपे लफ्ज़ों में बात करनी चाहिए। हमें खुल के बात करनी चाहिए कश्मीरी मुसलमानों की, और इंडिया में जितनी अक़लियतें हैं जिनके साथ वो जुल्म और ज़्यादती हो रही है मोदी के दौर में, उसमें बात करने में कोई ऐसी राय नहीं है। गो कि पाकिस्तान की पोजीशन माजी में ऐसी कॉम्प्रोमाइज़ रही है कि शायद हमें ये बात करते हुए कोई हमें कमज़ोरी महसूस होती है। और दूसरी तरफ ये कि हम बिल्कुल हमें पाकिस्तानियों को और आज़ाद शहरियों को, मीडिया को, बिल्कुल सिखों के साथ जो ज़्यादती हो रही है उसका भी बरमला मैं कहता हूँ उसका इजहार करना चाहिए। और कोई इसमें आपको माज़त ख्वाना रवैया रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, जनरल साहब आपके तरफ दोबारा आना चाहूंगी। अब दुनिया बोल रही है जनरल साहब, लेकिन क्या दुनिया का बोलना काफी है या फिर उनको कोई सीरियस स्टेप भी उठाना होगा? जैसा कि मैं बात करूं कि ट्रंप तो मोदी की आरतियां उतारता रह जाता है, जिस तरह मोदी ने पता नहीं क्या बहुत बड़ा कोई मीनार फतह कर दिया, क्या कर दी है। यानी इकोनॉमी या किसी मुल्क की जो तरक्की, मईशत की तरक्की या मुफादात या ट्रेड की बात कर लें, तिजारत की बात कर लें, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मुफाद होता है, जो तिजारत होती है वो आपकी इंसानियत पे भारी होती है। जनरल साहब, अगर बॉयकॉट कर दिया जाए, अमेरिका क्या नहीं कर सकता? तमाम ममालिक इंडिया को क्यों नहीं कन्विंस कर सकते, क्यों नहीं फोर्स कर सकते कि जुल्म का सिलसिला बंद किया जाए? देखिए, इस वक्त जो इंटरनेशनल सूरत हाल है, जहां अमेरिका जो है वो चाइना की तरक्की से खौफजदा है, वहां उसको इंडिया एक नज़र आ रहा है या और भी मुल्कों को एक मार्केट नज़र आती है। और इंडियन इकॉनमी की बड़ी बातें की जाती हैं, जबकि अब ख़बरें अंदर से निकलना शुरू हो चुकी हैं कि वो इकॉनमी खोखली है, उसका बेड़ा गर्क हो चुका है। और मोदी के वक्त में वो इकॉनमी इतनी बर्बाद हो चुकी है कि कुछ वक्तों में मेरा ख्याल है बहुत सारी तबाही उनको नज़र आनी शुरू हो जाएगी। उसके अलावा बेरोज़गारी बहुत बड़ी है। जो डिमोनेटाइजेशन की एक्सरसाइज पिछली हुकूमत, अपने हुकूमत के पिछले वक्त में इसने की थी मोदी ने, उसने बेड़ा गर्क करके रख दिया इनकी इकॉनमी का। तो मोदी जो है, जो एक दहशतगर्द भी है और इकोनॉमिक हिटमैन भी बन गया कि उसने इकॉनमी भी अपने मुल्क की बर्बाद की। उसको हुकूमत चलाने के लिए ज़रूरत है कि वो इस तरह के हरबे करता रहे, हिंदुत्व को प्रमोट करे ताकि मुल्क के अंदर हिंदू वोट उसके साथ रहे, बाहर दुनिया को अमन की कहानियाँ और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग इस तरह के राग अलापता रहे। लेकिन कुछ वक्त के बाद बाकी दुनिया की आंखें खुल जाएंगी। दूसरी तरफ ये है कि ये जो आज़ादी की तहरीकें होती हैं, इनकी ज़िंदगी, इनकी उम्र, इनकी ड्यूरेशन जो है, उसके ऊपर आदमी कुछ नहीं कह सकता। बाज़ औक़ात बहुत लंबा वक्त लेती हैं, बाज़ औक़ात जल्दी इसमें कामयाबी हो जाती है। लेकिन एक असूल जो कुदरत ने बनाया है वो ये है कि आज़ादी की ख्वाहिश ये हर इंसान की ख्वाहिश है, और जहाँ इज्तमाई ख्वाहिश आ जाए सामने, वो लंबे वक्त के लिए उसकी आजमाइश हो सकती है, लेकिन वो रंग लाती है। आप जितनी भी देख लीजिए आज़ादी की तहरीकें, आप देखेंगे कि बाज़ जगहों पे कुर्बानियाँ ज़्यादा देनी पड़ी, बाज़ जगह पे कम, लेकिन बिल आखिर वो तहरीकें कामयाब हुई, क्योंकि वो खालिस तहरीकें हैं। उनमें कोई आपका, मेरा या पीछे से किसी और का हाथ नहीं है। ये कोई पैसे दे के एक चीज़ खड़ी नहीं की गई, ये लोगों के दिलों से उठती है। आप जुल्म करते हैं, जुल्म के खिलाफ, आप हिंदू ने जुल्म किया, जुल्म के खिलाफ लोग उठ खड़े हुए, और वो अब समझ चुके हैं कि ये साथ निभाना मुश्किल है, क्योंकि ये जालिम लोग जो हैं ये दिन ब दिन जुल्म की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इंडिया में अब जो फिजा है, जिस तरह हुकूमत चल रही है, वो एक खौफ के माहौल में चल रही है। आप वहाँ पे देखा होगा कि हिंदुओं ने तमाम अक़लियतों के गिर्द एक खौफ की फिजा ऐसी पैदा कर दी है कि वो डर के वहाँ पे अपना वक्त गुजार रहे हैं। तो इस डर के माहौल में कौन ज़िंदगी गुजार सकता है? नतीजा ये कि यही लोग उठ खड़े होंगे, क्योंकि वो खौफ से, अगर उनको खौफ से ही मार दिया जाए तो उससे बेहतर है कि वो 4 लोगों को मार के मरें। तो आप देखेंगे कि ये लोग उठ खड़े होंगे। तो ये वो सूरत हाल है जो दुनिया को नजर आएगी जब, फिर वो
इनको पूछेंगे कि जनाब ये हम तो समझते थे कि आप दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, यहाँ कोई असूल है, तो हमें तो अब नज़र आना शुरू हुआ कि आप कुछ नहीं हैं। तो ये वक्त आएगा, हमें इस्तकामत के साथ रहना चाहिए। मेरे अपने सिख भाइयों से भी यही उनको गुजारिश होगी कि आप अपने मकसद पे फोकस रहें। ये मकसद जो है वो अगर सच्चा है, वो दुरुस्त है और आप हक पे हैं, तो फिर उसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, उसको छोड़ा नहीं जाता। छोड़ने से फिर आप अपने मकसद के साथ हकीकतन सच्चे नहीं होते, आपको मकसद के साथ लगन नहीं होती, तो वक्ती जोश में आप कर देते हैं, फिर बाद में खत्म हो जाती हैं चीजें। लेकिन डटे रहना चाहिए अपने मकसद पे, फिर इंशाअल्लाह कामयाबी जरूर होगी। ठीक, देखे ना, कायदे आजम उनके साथ ही डटे रहे, तो हमने पाकिस्तान को ले लिया हिंदुस्तान के सीने को चीरकर। आपकी तरफ आऊंगी जी मनप्रीत सिंह साहब, क्या हम एक अनदर हम 1947 एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि आप लोग भी बहुत बाहिम्मत हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक और 1947 होगा? जी मनप्रीत सिंह साहब, सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी। शायद मनप्रीत सिंह साहब हमें नहीं सुन पा रहे हैं। जी मनप्रीत सिंह साहब, अगर मुझे सुन पा रहे हैं, आपसे दोबारा मैं पूछना चाहूंगी, सवाल मैं रिपीट कर देती हूँ कि क्या हम एक और 1947 एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि हमने देखा कि जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, कायदे आजम, उनके साथी, हमारे बावजदाद, उनकी जिदोजहद थी, हौसला था, सेक्रीफाइसेस थी, कुर्बानियां थी, और उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और जो जनरल साहब ने कहा कि इस्तिकामत के साथ खड़े रहे, हिम्मत नहीं आई, हारी, डटे रहे, तो आप लोगों का भी हौसला वैसा ही दिखाई देता है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है जी कि जो गुलाम होता है ना, उसको आज़ादी के सिवा कुछ भी पसंद नहीं होता। चाहे आप किसी पक्षी को सोने के पिंजरे में भी रख लें, वो वहां से भी आज़ादी ही चाहेगा। और ये तो फिर वैसे भी पिंजरा जो हिंदुस्तान का है, इसमें तो हर रोज हमारी कत्लो गारत हो रही है, हर रोज बेइंसाफियां हो रही हैं। तो 1947 की जो आपने बात की है, ये कोई दिन दूर नहीं है जिस दिन कश्मीर और जो खालिस्तान की तहरीक है वो आज़ादी अपनी लेकर रहेगी। अब ये जो आपने 1947 की बात की, हम तो तंग आ चुके हैं। 1947 में पहले एक गिनी मिथी साजिश के तहत जो है सिखों को लड़वाया गया मुसलमानों से, और जिस तरह कत्लो गारत की गई हम सब जानते हैं, किस तरह भड़काया गया। उसके बाद अगर हम देखें 1984 में जो हुआ हमारे साथ, वो हम भुला नहीं सकते। करीबन अभी तक अगर हम एस्टिमेट करें 1 लाख से ज्यादा जो सिख जो है मारे जा चुके हैं। 2002 गुजरात की बात कर लें, मुंबई की बात कर लें, बाबरी मस्जिद के शहीद होने के बाद जो कुछ हुआ उसकी बात कर लें, और अब रीसेंट आप कश्मीर की बात कर लें। ये कत्लो गारत जो हिंदुस्तान बार बार दोहरा रहा है, ये मैं हमेशा कहता हूँ ये कि इनकी कब्र का आखिरी कील जो है ये साबित होगी। वो दिन दूर नहीं है जिस दिन ये मुल्क हैं, ये एक मुल्क है। मैं यूनाइटेड नेशन और वेस्ट को भी आपके प्लेटफॉर्म से ये बेनती करना चाहता हूँ कि ये मैं पहले भी कई चैनलों से बोल चुका हूँ कि अगर आप चुप रहे तो हमारे कत्लो गारत के जिम्मेवार आप खुद होंगे। ये बहाना बनाना बंद करें कि मोदी जो है वो इलेक्टेड है, एंड सो वाज हिटलर। तो अभी हम क्या करें कि अगर वो इलेक्टेड है तो क्या उसका जो जुल्म है वो सही हो जाता है? अगर इंदिरा गांधी इलेक्टेड थी तो उसका जो हमला दरबार साहब पे हुआ वो सही करार दे दिया जाएगा? ये कत्लो गारत जो राजीव गांधी ने उसके जाने के बाद कराई, क्या उसको सही करार दिया जा सकता है? नहीं। हम ये बात एक बहुत जरूरी है ये सबके लिए समझनी कि अगर हम शांति चाहते हैं, अगर हम पीस चाहते हैं, तो वी हैव टू चूज आवर साइड। अगर हम पीस की साइड पे नहीं खड़े तो इसका मतलब हम वॉर की साइड पे खड़े हैं। अगर आज जो भी तंजीमें हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूनाइटेड नेशन हो, कोई भी हो, अगर आप मोदी के साथ खड़े हैं तो आप एक कातिल के साथ खड़े हैं, आप एक बुच्चर के साथ खड़े हैं जो अपनी फंडामेंटलिस्ट जो हिंदुत्व एजेंडा है उसको फॉलो कर रहा है। आरएसएस का एक्टिव मेंबर रह चुका है। आज वो सेकेंडली कंसेक्टिवली जो है वो इलेक्ट हुआ प्राइम मिनिस्टर। इससे उसकी गलत बातें सही नहीं हो जाती। ठीक है जी मनप्रीत सिंह साहब, बहुत शुक्रिया आपके मौकिफ का। और आन वर्ल्ड सिख पार्लियामेंट हैं जी, और इन्होंने तमाम सिख कम्युनिटी के बिहाफ पर मौकिफ से आगाह किया। और इसके साथ मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक के बाद जनरल अमजद शुएब साहब और सदाकत अली बासी साहब मौजूद होंगे, और उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगी कि ये मौलाना फजलुर रहमान साहब अब क्या करने जा रहे हो। कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बने रहे इतने साल, सिर्फ मरात इंजॉय करते रहे, मजे लेते रहे मिनिस्टर इनक्लेव के, और अब तनकीद जब करते हैं दूसरों को, किस मुंह से करते हैं? ब्रेक के बाद।
बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फैज़ा अकबर खान, जनरल अमजद शोएब साहब और सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है। सदाकत साहब आपने लेट ज्वाइन किया था, इसलिए मैं अब आपसे शुरू करना चाहती हूँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब के टॉपिक पे आ जाते हैं ज़रा। इंडिया तो जो पाकिस्तान से नफरत करता है या पाकिस्तान के बारे में जो प्लानिंग्स करता है, साजिशें करता है, किसी हद तक समझ आता है कि रिवायती हरीफ है, दुश्मन है, पाकिस्तान की सक्सेस बर्दाश्त नहीं कर सकता और पाकिस्तान की तबाही को इंजॉय करने की कोशिश करता है। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान की तबाही उसका ख्वाब ही रहेगी, कभी पूरा नहीं हो सकता ऐसा ख्वाब। ये बताइएगा कि जो हमारे अंदर मुल्क में लोग हैं, मैं किसी को गद्दार नहीं कहूँगी, मेरी नज़र में बहुत बड़ा ये इल्ज़ाम है, लेकिन जो वो कर रहे हैं इस टाइम पे, क्या हम इस चीज़ के मुतहम्मिल हो सकते हैं? क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं? क्या हमें इस टाइम पे एक होने की ज़रूरत नहीं थी? इंटरनेशनली क्या पैगाम जाएगा? और सबसे बड़ी बात कि नाम इस्लाम का और मंजिल इस्लामाबाद, मौलाना साहब चाहते क्या हैं? डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा आपने इसका स्टार्ट किया, बड़ा अच्छा आपने इब्तिदा दिया, मुझे इसमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं दोबारा चले एक बात है, ये हवाले देते हैं माजी के जी, चूँकि हमने भी धरना किया था तो इन्होंने भी धरना किया। अगर हमारा धरना था तो उसका कोई सियासी मकासद से, आज मुझे बताएं कि उनके क्या सियासी मकासद है, कौन सा वो कोई नज़रिया है, कौन सी डिमांड है जो उन्होंने पूरी करानी है। हम हल्के खुलवाना चाह रहे थे, हम इलेक्टोरल रिफॉर्म कराना चाह रहे थे, हमने पहले हुकूमत से डिमांड की, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, फिर जलसे किए, फिर आखिर में हमने एहतजाज किया। और जब सुप्रीम कोर्ट ने हमारा केस कहा कि जी मुनज़्ज़म धांधली साबित नहीं हुई तो हम वापस चले गए। तो कहने की बात है कि एक साल में जिस पार्टी को 1.5% वोट मिले हों वो बाकी सारी पार्टियों को आके वो डिक्टेट करे और इस्लाम के नाम पे मदरसे के बच्चों को हमें यहूदी करार दे के इस्लाम का कोई यहाँ पे कुफर और इस्लाम की जंग लड़ने आए। इससे क्या होगा, एक साल में जो मईशत डूबी हुई थी उसको हमने स्टेबलाइज करने में हमारी हुकूमत ने कोशिश की कि खसारे रोके, खसारे कम किए, करेंसी की बहुत फ्लक्चुएशन थी वो कम की, स्टॉक मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी थी वो ख़त्म की। आज हम एक ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं और वज़ीर आज़म कोशिश कर रहे हैं कि चाइना के साथ और दीगर मुल्कों के साथ मिल के मुल्क की मईशत को एक बड़े एक मंजिल पर लेके जाएं। आप ज़रूर हमारे खिलाफ एहतजाज करें, हमारी नुक्ताचीनी करें, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है जो मौलाना ने मतलब अडॉप्ट किया है। वो पार्लियामेंट में ख़ुद नहीं है, वो पिछले 20 साल उनको नज़र नहीं आया, मुल्क पे कर्जे चढ़ते रहे, मुल्क की मईशत डूबती रही, मुल्क के इदारे PIA, रेलवेज़, दीगर इदारे डूबते रहे, बिजली के खसारे बढ़ते रहे, गैस के खसारे बढ़ते रहे और मईशत डूबी। और क्या अगर बिलफर्ज मौलाना की बात मान ली जाए, अगर आज हम हट जाते हैं और मौलाना यहाँ डिस्टर्ब करते हैं तो क्या मौलाना के में सकत है कि वो मईशत को संभाल सकते हैं? क्या मौलाना की कोई पॉलिटिकल पार्टी इतनी है जो मुल्क में जिसका कोई इक़्तिदार आ सकता है? तो ये सिर्फ डिस्टर्ब करने के लिए, शायद जो एहतसाब का प्रोसेस है उसको दागदार करने के लिए और लोगों के लिए डील का रास्ता बनाने के लिए है। लेकिन ये इमरान खान साहब ने पहले दिन से कहा था कि ना वो ब्लैकमेल होंगे किसी करप्ट लीड से और ना उनके ऐसे एजेंट से जो शायद एक दबाव बढ़ा के हुकूमत को डिस्टेबलाइज करके आखिर में कोई डील लेना चाह रहे होंगे। तो ऐसी डील ना मिलेगी। ना इमरान खान ने आज भी कहा है कि पाकिस्तान के 500 करप्ट तरीन जो लोग हैं, मेरा दिल करता है कि इनको सजाएं हों, लेकिन बहरहाल आइनी कानूनी रुकावटें हैं और जो डिटर्मिनेशन है PTI की करप्शन के ख़िलाफ़ इसी तरह मजबूत रहेगी और इंशाअल्लाह पाकिस्तान को बुलंदियों पे लेके जाएंगे। मईशत का जो गर्दाब था, अभी हमने आवाम को रिलीफ नहीं दिया पहले साल में, लेकिन इंशाअल्लाह आने वाले साल में ग्रोथ भी आएगी, आवाम के लिए रिलीफ भी आएगा। एहसास प्रोग्राम में गरीबों को कवर भी करेंगे, गरीबों के लिए हमने पनाहगाहें बना दी हैं। अब जो लोग पाकिस्तान में जिनको खाने के लिए नहीं है उनके लिए सरकारी लंगर भी खुल गया है और इस तरह इंशाअल्लाह एक गुर्बत को मिटाने के साथ साथ मुल्क को आगे इंशाअल्लाह लेके जाएंगे। ठीक है, हम भी प्रोग्राम को आगे लेके जाते हैं और जनरल साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। जनरल साहब, एक तो ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि कभी आज़ादी मार्च है, कभी हम उसको मिलियन मार्च सुनते हैं, कभी तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत मार्च है, कभी मेरे ख्याल से वैसेदार हकीकत इस्लामाबाद मार्च है, इस्लाम मार्च नहीं, इक़्तिदार मार्च है, कुर्सी मार्च है, कुछ भी समझ लें। दूसरी बात ये कि वो मौलाना फजलुर रहमान साहब जिन्होंने कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बन के इतने साल कुछ ना किया और इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते रहे, जब इमरान खान ने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर, इतने बड़े फोरम पर मुसलमानों का मुकदमा लड़ा और इस्लामोफोबिया के हवाले से दिया उन तमाम लोगों को, बताया कि मुसलमान आखिर कौन होता है, तो मौलाना साहब को तो शर्म से डूब मरना चाहिए था। इतनी डिटाई कहां से आ जाती है मौलाना साहब के पास? कॉन्फिडेंस में नहीं कहूंगी। देखिए, मौलाना साहब के पास कोई जवाज नहीं है इस खेल को रचाने का जो जिस काम पे वो लगे हुए हैं।
और अगर हुब्बुल वतनी के तकाजे से देखा जाए तो फिर तो ये बिल्कुल ही मैं समझता हूँ कि ना कोई वक्त है इस काम का और ना ही कोई इसका जवाब है। पाकिस्तान आज दुश्मनों से घिरा हुआ है। अंदरूनी तौर पे भी हमारे अपने लोग इसे डिस्टेबलाइज करने पे लगे हुए हैं क्योंकि उनके करप्शन के केसेस हैं। बाहर से आप देखिए कि जमीयत उलमाए हिंद, जिसकी एक्सटेंशन है जमीयत उलमाए पाकिस्तान, जिसमें जो मौलाना फजल रहमान हेड करते हैं, जमीयत उलमाए हिंद के मौलाना मदनी जो कि इंचार्ज हैं वहाँ के देवबंद वगैरह के हेड हैं, उन्होंने पहले तो ये कहा कि जनाब कश्मीर जो है ये भारत का टूट अंग है, और फिर उसके बाद उन्होंने अपना दीन फरोशी का इंतहाई मुस्तनद सबूत दिया, और वो ये उन्होंने कहा कि जनाब जो कुछ कश्मीर में हो रहा है और भारत ने जो है आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया है, ये सब ठीक है, हम इसकी हमायत करते हैं। यानी आपने सिर्फ मोदी हुकूमत को का साथ देने के लिए जो बर्बरियत सारी दुनिया मान रही है, सारी दुनिया का मीडिया कह रहा है कि भारत ने बहुत जुल्म किया कश्मीरियों के ऊपर और उनको एक बड़ी जेल में बंद करके रखा हुआ है पिछले 2 महीने से, और बच्चों पे, बूढ़ों पे, बीमारों पे जो जुल्म हो रहा है कि वो ना इलाज मालजा है, ना कोई खाना पीना है। ये वो चीज़ें जिस पे कि आम लोग, बाहर से ईसाई या और मजहब के लोग हों, वो सारे कह रहे हैं, और ये एक दीन का ठेकेदार बैठा हुआ वहाँ पे ये कहता है जी ठीक किया जा रहा है। सो उसी की एक्सटेंशन यहाँ पे है। हमारे मौलाना हैं फजल रहमान साहब, ये जमीयत उलमाए पाकिस्तान है जो किसी वक्त जमीयत उलमाए हिंद ही होती थी, बाद में पाकिस्तान बनने के बाद उन्होंने नाम बदली किया, लेकिन उसी की एक्सटेंशन है। अब ये यहाँ पे वो गुल खिला रहे हैं। अच्छा जनरल साहब, वो तो बैठा चले भारत की वहाँ पे हड़ताल की हमायत कर रहा है, ठीक है यहाँ पे। अच्छा मुझे ये बता दीजिएगा जनरल साहब, इसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, मुझे बता दीजिएगा सिर्फ जाने से पहले कि जी बिलावल क्या किरदार अदा करे। बिलावल खुद वहां जाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन बिलावल खुद वहां अपनी फिजिकल अपीयरेंस देने के लिए तैयार नहीं है। मुझे तो इनकी मॉरल सपोर्ट भी समझ नहीं आ रही कि आधी अधूरी मॉरल सपोर्ट सबकी मौलाना के साथ है। मौलाना को कंटेनर दे दो इमरान खान, ऐसा कह रहे हैं बिलावल। कंटेनर पर चढ़ना है मौलाना ने, कंटेनर देना है इमरान खान ने, अंदर बिलावल क्या बीज मालो का किरदार अदा कर रहे हैं? देखिए बात यह है कि बिलावल हो या नून लीग के वो हजरात हों, दुख सबका यही है कि इमरान खान चला जाए और उनके केसेस वगैरह को परसू करने वाला कोई ना रहे। ये किसी के ज़बान पे नाम ही ना आए कि यहाँ एहतसाब का अमल भी चलना है, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि इमरान खान चले जाएं तो उनके साथ सिस्टम भी चला जाए। लिहाजा वो थोड़ा सा मौलाना से मुख्तलिफ सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि सिस्टम भी रहे, लेकिन ऐसा एहतजाज किया जाए कि इमरान खान मजबूर हो जाए और वो छोड़ दे। मौलाना तहस नहस की सियासत कर रहे हैं। मौलाना का चूंकि पहले दिन से जबकि पार्लियामेंट में लोगों ने जाके हलफ उठाने थे, उस वक्त तो कोई ऐसा किस्सा नहीं हुआ था। और इलेक्शन की बात करते हैं तो इलेक्शन उसी वक्त पूरी दुनिया से ऑब्जर्वर्स आए हुए थे यहाँ पे, यूरोपियन यूनियन के ऑब्जर्वर्स थे, फाफिन वाले थे, और भी दुनिया से आए हुए थे ऑब्जर्वर। उन सब ने कहा कि ये इलेक्शन पिछले इलेक्शन की निस्बत ज्यादा शफाफ हुआ है। ये यहाँ पे सिर्फ रोना रो रहे हैं, बाहर की दुनिया ने तो नहीं ये रोना रोया, वो तो ये आपको बता के गए हैं। तो मौलाना ने पहले दिन से ही ये अपने तौर पे एक बीड़ा उठाया हुआ था कि उन्होंने सारी तबाही फेरनी है। अब वो उस काम पे लगे हुए हैं, और बाकी के लोग जो हैं या दूसरी दोनों बड़ी पार्टियां, वो ये तबाही का हिस्सा नहीं बनना चाहती। वो चाहती हैं कि सिर्फ इमरान खान बदल जाए और उनकी जान छूट जाए तो वो काफी है, ताकि वो सिस्टम में खुद भी मौजूद रहें। साहब आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए हमारे प्रोग्राम का भी हिस्सा। खुसूसी नुमाइंदे सदीक जान, और उनके सेगमेंट का वक्त गुजर ना जाए, सदीक हमसे नाराज ना हो जाए। आपका बहुत शुक्रिया। सदाकत अली बासित हमारे साथ मौजूद थे और मनप्रीत सिंह साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। सदीक जान आपकी तरफ आना चाहूंगी। सदीक की आज की बड़ी खबर ये थी, नासिर भट्ट ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। अब क्या होगा नवाज शरीफ साहब के मुकदमे का? तो सदीक आपकी तरफ आना चाहूंगी, इनकार क्यों कर दिया, क्या हो गया ऐसा? देखें, ये नासिर भट्ट जो मरकज़ी किरदार हैं इस सारे वीडियो स्कैंडल के, और ये हम अपने प्रोग्राम में बारहा बता चुके हैं कि अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो जेल में इस वक्त बैठे हुए हैं, ताहयात नाअहल साबिक वज़ीर आज़म, अगर वो रिलीफ को लेना चाहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दे दी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने क्राइटेरिया तय कर दिया है कि अगर वो इन ऑडियोज़ और वीडियोज़ से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उसके लिए उनको क्या करना होगा, वो सुप्रीम कोर्ट ने सारी जो चीज़ें बताई हैं उसके मुताबिक सबसे अहम किरदार जो हैं वो नासिर भट्ट हैं। नासिर भट्ट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट आना होगा,
आके गवाही देनी होगी, बयान रिकॉर्ड कराना होगा, फिर उन्हें दो उनके जो 4-5 और साथी थे जो उनके साथ रिकॉर्डिंग्स में मुलविस थे उनको पेश करना होगा, फिर वो मोबाइल जिस मोबाइल में रिकॉर्डिंग की वो फिर जिस लैपटॉप में या जिस कंप्यूटर के ऊपर एडिट हुआ वो सबटाइटल लगाने वाला, एडिट करने वाला, उन तमाम किरदारों को पेश करना होगा। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब की किस्मत देखिए कि पहले वो कतरियों को फेवर देते रहे, फिर कतरियों का खत तो उन्होंने जमा कराया लेकिन कतरी गवाही देने के लिए नहीं आया। जब उनके ऊपर मुश्किल वक्त था, बेटे गवाही देकर बचा सकते थे, उनको कह सकते थे कि ये हमारे पैसे थे, हमारे वालिद के से कोई लेने देने नहीं है, बेटों ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। और अब जब नासिर भट्ट की जरूरत पड़ी, नासिर भट्ट ने भी पाकिस्तान आने से दो टोक इनकार कर दिया है। अब नवाज शरीफ साहब एक तरफ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने दरखास्त दायर की है, दूसरी तरफ उन्होंने नजरसानी अपील दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। एक ऐसा केस जिसका वो हिस्सा नहीं बने, जो 40-45 रोज तक सुप्रीम कोर्ट में रहा, चलता रहा और पूरे मीडिया को पता था कि ये केस चल रहा है जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल के हवाले से, लेकिन उस वक्त नून लीग नहीं गई। अब जब सुप्रीम कोर्ट का उसके ऊपर फैसला आ चुका है 23 अगस्त का, और सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है कि अगर वो उन ऑडियो वीडियोज का फायदा उठाना चाहते हैं तो क्या तरीकाकार होगा। अब वो नजरसानी अपील में चले गए, अब वो कहते हैं कि जी हमें सुना नहीं गया। भाई आप पहले क्यों नहीं आए? पूरे पाकिस्तान को पता था, पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी है वो देख रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है इतना बड़ा, उस वक्त तो आप उस केस का हिस्सा नहीं बने। देखें ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ टाइम गेन कर रहे हैं, और ये टाइम ले रहे हैं इस हवाले से भी अभी ये जो क्योंकि नून लीग का पहले नहीं पता चलता कि ये क्या करने जा रहे हैं, तो महीने 2 महीने बाद पता चलता है, कोई ना कोई वाकया सामने आ जाता है, किसी जज की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग आ जाती है, या किसी का बयान हल्फी आ जाता है, किसी की प्रेस रिलीज आ जाती है। अभी आपने वीडियो स्कैंडल के जिन 3 मुल्ज़मान को डिस्चार्ज किया गया था उनके हवाले से हमने इसी प्रोग्राम में हैरत का इज़हार किया था कि ये कैसे हुआ, तो महीने बाद खबर पता चली कि जी वो तो शाइस्ता कुंडी साहिबा जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं उनको अप्रोच किया गया, जब वो नहीं मानी उन्होंने केस सुनने से इनकार किया, साकिब जवाद साहब के पास गया और FIA के मुकमुका के साथ मुल्ज़मान को डिस्चार्ज कर दिया गया मुकदमे से, और अब उनके खिलाफ दोबारा तहकीकात शुरू हो गई हैं। अब भी ये नून लीग टाइम ले रही है, मेन अपील तो पंजाबी में मुकना कहते हैं जी कि खत्म हो गया, तो टाइम भी मुक चल रहा है। तो सदीक जान बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए और अपनी बड़ी खबर पर आपके लिए। इसी के साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की दुआओं में याद रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।